हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हमने स्टडी किया था वो अपना टॉपिक था इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि कैटालिस्ट का रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, इस चीज के बारे में स्टडी किया था। क्लियर है। अभी जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपना टॉपिक है कोलिजन थ्योरी ऑफ ए रिएक्शन, यानी कि किसी भी रिएक्शन की कोलिजन थ्योरी क्या होती है। क्लियर है। और कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, यही चीज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे इस थ्योरी के अंदर। वही क्या होगी, अपनी कोलिजन थ्योरी। क्लियर है। तो यहाँ पर कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर अपना एनर्जी फैक्टर और सेकंड फैक्टर अपना स्टीरिक फैक्टर। क्लियर है। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन टू फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर इज एनर्जी फैक्टर एंड सेकंड फैक्टर इज स्टीरिक फैक्टर। क्लियर है। बट इन फैक्टर्स को स्टडी करने से पहले अपने पास कुछ इस कोलिजन थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं, उन पोस्टुलेट्स के बारे में स्टडी करें। पोस्टुलेट्स का मतलब क्या है कि कोलिजन थ्योरी ने कुछ चीजों को रिएक्शन मिक्सर के अंदर यानी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के लिए क्या किया है, अज्यूम किया है। क्लियर है। तो उसने क्या क्या चीजें अज्यूम की है उस रिएक्शन मिक्सर के अंदर, उसको यहाँ पर स्टडी करते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले कोलिजन थ्योरी का जो पोस्टुलेट है वो क्या है, फर्स्ट चीज जो उसने अज्यूम किया है वो क्या किया है कि जो अपने पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, एज ए हार्ड स्फीयर, उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, यानी कि वो किसका काम करते हैं, बिल्कुल रिजिड हार्ड स्फीयर का काम करते हैं। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट जो पोस्टुलेट है वो क्या हो गया अपने पास, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स considered as हार्ड स्फीयर। ये सब क्या लिखवा रहा हूं मैं, पोस्टुलेट ऑफ कोलिजन थ्योरी। जो सेकंड पोस्टुलेट है वो क्या है, जो सेकंड चीज इसने अज्यूम की है कोलिजन थ्योरी ने वो क्या है कि वहां पर रिएक्शन मिक्सर के अंदर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन नहीं प्रेजेंट होती। पोस्टुलेट क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू collision theory there is no force of attraction and repulsion present between two reactant molecules। इसका मतलब क्या है कि अपने पास मान लिया कोई रिएक्शन है A प्लस बी, जिसके अंदर A प्लस बी क्या है, रिएक्टेंट। तो यहां पर अब A रिएक्टेंट के बहुत से मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वहां पर जो अपने पास A रिएक्टेंट है या B रिएक्टेंट है, तो यहां पर इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर है। ये जस्ट रिएक्शन मिक्सर के अंदर किसका काम करेंगे, हार्ड स्फीयर का काम करेंगे। क्लियर है। यहां पर कोई इनके बीच में कोई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, कोई फोर्स अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर है। तो सेकंड पोस्टुलेट ये हो गया। थर्ड पोस्टुलेट क्या है, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी ओनली दोज रिएक्टेंट molecules convert into product which collide with each other with equal या ग्रेटर देन और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है कि वही मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे जो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, और जिनकी एनर्जी या तो इक्वल होगी या ग्रेटर देन होगी किससे, थ्रेशोल्ड एनर्जी से। क्लियर है। तो ये सभी क्या है, अजम्पशन है किसके, कोलिजन थ्योरी के। ये सभी क्या है, पोस्टुलेट है किसके, कोलिजन थ्योरी के।
तो आपसे कोई पूछे कि पोस्टुलेट्स ऑफ कोलिजन थ्योरी क्या है, तो आप ये पोस्टुलेट्स बता सकते हो। क्लियर है। अब बात आती है कि कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किस फैक्टर्स पे, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उनको स्टडी करते हैं। According to collision theory, rate of reaction depend on two factors. कौन कौन से फैक्टर है? फर्स्ट फैक्टर अपना एनर्जी फैक्टर, और सेकंड फैक्टर है अपना स्टेरिक फैक्टर, जिसको हम ओरिएंटेशन फैक्टर भी बोल देते हैं। क्लियर है। यानी कि कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इन दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, फर्स्ट एनर्जी फैक्टर, सेकंड है स्टेरिक फैक्टर या ओरिएंटेशन फैक्टर। क्लियर। अब इन सभी फैक्टर्स को वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले एनर्जी फैक्टर को स्टडी करते हैं। फर्स्ट फैक्टर अपना एनर्जी फैक्टर। एनर्जी फैक्टर क्या होता है, इसको स्टडी करते हैं। एनर्जी फैक्टर के अंदर कोलिजन थ्योरी क्या बताती है कि अपने पास मान लिया कोई रिएक्शन है, कोई बायोमोलिकुलर रिएक्शन है A+B, जिसके अंदर क्या है, A और B रिएक्टेंट है, और किसके अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। क्लियर है। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी एनर्जी फैक्टर के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू ZAB इंटू स्मॉल f। क्लियर है। अब यहां पर ZAB क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और स्मॉल f क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर है बात। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी फैक्टर के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। अब ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का मीनिंग यहां पर क्या है, उसको स्टडी करते हैं। बट यहां से ये चीज क्लियर होगी कि रेट ऑफ रिएक्शन एनर्जी फैक्टर के अकॉर्डिंग किस पे डिपेंड करता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। अब हम स्टडी करते हैं कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का मीनिंग यहां पर क्या है। क्लियर है। तो सबसे पहले कोलिजन फ्रीक्वेंसी को स्टडी करते हैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसको नोट कर लेना। अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसको स्टडी करते हैं। क्लियर है। अब समझना, अपने पास जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो कोलाइड कर रहे हैं 1 सेकंड के अंदर और यूनिट वॉल्यूम के अंदर, वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या कहलाता है, वही कोलिजन क्या कहलाता है, किसी भी रिएक्शन का कोलिजन फ्रीक्वेंसी। यानी कि अपने पास रिएक्शन मिक्सर है, उस रिएक्शन मिक्सर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं 1 सेकंड के अंदर और यूनिट वॉल्यूम के अंदर। क्लियर है। यानी कि यूनिट सेकंड के अंदर, यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वही नंबर ऑफ कोलिजन क्या कहलाएगा, उस रिएक्शन का कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। यानी कि अपने पास यहां पर कोई रिएक्शन मिक्सर है, इसके अंदर क्या मॉलिक्यूल्स है। क्लियर है। अब यहां पर ये मान लिया यूनिट वॉल्यूम है, ये क्या है, यूनिट वॉल्यूम है, 1 लीटर है, कुछ भी यूनिट वॉल्यूम मान लिया हमने। इस यूनिट वॉल्यूम के अंदर 1 सेकंड के अंदर यानी कि 1 सेकंड के अंदर, यूनिट सेकंड के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, कितना कोलिजन हो रहा है यहाँ पर 1 सेकंड के अंदर, वही क्या कहलाएगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकता हूं मैं, द टोटल नंबर ऑफ molecules which collide with each other in 1 second in unit volume is called
कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। यानी कि वही चीज क्या कहलाती है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाती है। द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कोलाइड विद ईच अदर इन 1 सेकंड इन यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? उस रिएक्शन मिक्सर के अंदर यूनिट वॉल्यूम के अंदर 1 सेकंड के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, वही क्या होती है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी रिएक्शन। सेकंड फैक्टर था अपने पास, जो सेकंड टर्म थी वो क्या थी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब वहां पर क्या था, स्मॉल एफ का मतलब क्या था वहां पर, उसको स्टडी करते हैं। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब क्या था। अब देखो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है वहां पर, स्मॉल एफ इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन टोटल एन टी। इसका मतलब क्या है कि यहां पर ये कौन से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी एनर्जी ग्रेटर देन है किससे, थ्रेशोल्ड एनर्जी से। यानी कि वो मॉलिक्यूल्स, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी है, वो ये नंबर है। क्लियर है? और एन टोटल क्या है कि कितने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है रिएक्शन मिक्सर के अंदर। क्लियर है? तो उनका रेशियो ही क्या कहलाता है, वही रेशियो क्या कहलाता है, वही फ्रैक्शन क्या कहलाता है, स्मॉल है। यानी कि इसी फ्रैक्शन को जो डिनोट करता है वो क्या अपना स्मॉल है। क्लियर है? यानी कि समझ में आ गया होगा कि वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी किससे ज्यादा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, उस चीज को जो डिनोट कर रहा है, उसको जो काउंट कर रहा है, जो कंसीडर कर रहा है, वो क्या अपना स्मॉल है। क्लियर है? तो यहां पर एन क्या हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स whose energy greater than threshold energy। क्लियर है? और यहां पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन रिएक्शन मिक्सर। क्लियर है? यानी रिएक्शन मिक्सर के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और उन मॉलिक्यूल्स में से कितने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, उन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है अपने पास, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है। क्लियर है? तो यहां पर अपने पास क्या आया था, अपने पास A प्लस बी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा था। इस रिएक्शन के लिए जो अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन था वो क्या था, ZAB इंटू एफ। ZAB क्या होता है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, और F क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब यहाँ पर क्या है, कौन से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर, वो चीज क्लियर हो गई। इन दोनों की मैंने आपको डेफिनेशन लिखवा दी है। क्लियर है? अब यहाँ पर जो अपने पास F है यानी कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, अब यहाँ पर याद करना, मैंने वहां पर एक्टिवेशन एनर्जी के अंदर NE अपॉन एन टोटल यानी कि इस रेशियो को किसके बराबर लिखवाया था, E की पावर माइनस EA अपॉन RT। क्लियर है? यानी कि जो अपने पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से क्या ज्यादा है, उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इस टर्म के बराबर होती है। क्लियर है? और इस रेशियो को हम क्या बोल देते हैं, बोल्ट्जमैन फैक्टर भी बोल देते हैं। क्लियर है? तो यहां पर ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होगा, इस टर्म के बराबर, E की पावर माइनस E अपॉन RT। क्लियर है? तो एनर्जी फैक्टर के अकॉर्डिंग अपने पास जो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ZAB इंटू E की पावर माइनस E अपॉन RT। तो ये चीज क्लियर होगी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होता है, E की पावर माइनस A अपॉन RT। क्लियर है? और हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली रिलेटेड होता है किससे, रेट कांस्टेंट से। यानी कि किसी भी रिएक्शन का अगर अपने पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू है तो उससे पता चल जाएगी इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, यानी कि ये स्लो रिएक्शन है या फास्ट रिएक्शन है। क्लियर है? तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन की जगह K भी लिख सकता हूं, ZAB इंटू E की पावर माइनस A अपॉन RT, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली रिलेटेड विद रेट कांस्टेंट। तो ये चीज लिख सकते हैं आप यहां पर, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली रिलेटेड विद K। क्लियर? तो एनर्जी फैक्टर के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा या रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो किस पे डिपेंड करेगी,
कोलिजन फ्रीक्वेंसी और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो किसके बराबर है e⁻⁻⁸ तो फर्स्ट फैक्टर यही है अपने पास। क्लियर है? तो फर्स्ट फैक्टर समझ में आ गया। कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट फैक्टर अपना कौन सा, एनर्जी फैक्टर, यानी कि एनर्जी फैक्टर के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करती है, वो चीज़ क्लियर होगी। क्लियर है? और यहाँ पर ये माइंड में होना चाहिए कि जो मैंने यहाँ पर बताया है कि ZAB क्या है कि 1 सेकंड के अंदर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने कोलिजन हो रहे हैं। क्लियर है? उस रिएक्शन मिक्सर के अंदर, बट उन कोलिजन में से कितने कोलिजन इफेक्टिव है वो चीज़ कौन सा डिनोट करती है, अपना F। क्लियर है? ये टोटल कोलिजन को डिनोट करता है, और ये चीज किसको डिनोट करती है कि वहां पर उन कोलिजन में से कितना कोलिजन इफेक्टिव है। इफेक्टिव का आपको मतलब पता ही है कि वो कोलिजन जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, केमिकल चेंज के लिए, जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है? तो एनर्जी फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर होगी ये चीज? ये टोटल नंबर ऑफ कोलिजन को डिनोट करता है यूनिट सेकंड के अंदर, और ये उस कोलिजन में से कितने कोलिजन इफेक्टिव है उस चीज को डिनोट करता है। तो एनर्जी फैक्टर समझ में आ गया। अब जो अपने पास सेकंड फैक्टर है स्टेरिक फैक्टर, उसको समझते हैं। सेकंड फैक्टर अपने पास स्टेरिक फैक्टर या ओरिएंटेशन फैक्टर। अब ये फैक्टर क्या कहता है, इसको समझना। इस फैक्टर के अकॉर्डिंग अपने पास जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोलाइड। तो वहां पर जब उन दोनों के बीच में, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होगा, वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन के थ्रू होना चाहिए, यानी कि एक फिक्स डायरेक्शन होनी चाहिए, एक एग्जैक्ट डायरेक्शन होनी चाहिए दोनों के बीच में। जब वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, अटैक करेंगे, कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ। क्लियर है? तो वहां पर क्या होना चाहिए, उनके बीच में प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन है तभी वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स किसके अंदर कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे। अगर वहां पर इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है, प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, तो वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगे। क्लियर है? इसका मतलब क्या है, चाहे अपने पास जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करें, उनकी एनर्जी किससे ज्यादा हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा हो, बट उनके बीच में जो ओरिएंटेशन है वो क्या है, इम्प्रॉपर, तो वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगे। क्लियर है? तो इस फैक्टर के अकॉर्डिंग, यानी कि अकॉर्डिंग टू collision theory only those reactant molecules convert into product which have proper orientation। यानी कि वही मॉलिक्यूल्स, वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे जहां पर क्या प्रेजेंट होगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन प्रेजेंट होगा। क्लियर है? अब ये प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या होता है, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या होता है, इसको समझते हैं एग्जांपल से। क्लियर है? अब देखो, मान लिया मेरे पास कोई रिएक्शन है, CH3Br OH नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है, तो अपने पास क्या बन रहा है, मिथेनॉल बन रहा है, CH3OH और Br नेगेटिव बाहर। क्लियर है? यानी कि यहाँ पर ये हाइड्रोक्साइल आयन, OH नेगेटिव आयन इस मॉलिक्यूल के ऊपर रिएक्ट कर रहा है, ब्रोमोमीथेन के ऊपर रिएक्ट कर रहा है, और ब्रोमीन को क्या कर रहा है, बाहर, और क्या प्रोडक्ट बना रहा है, मिथेनॉल बना रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए दो पाथ पॉसिबल है, वो कैसे, उसको देखना अपने पास। मान लें मेरे पास ये रिएक्शन है CH3Br। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या रिएक्ट कर रहा है, क्या अटैक कर रहा है, OH नेगेटिव। तो फर्स्ट पाथ है वो क्या है कि यहाँ पर OH नेगेटिव और इस मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, इस टाइप से होता है, CH टेट्राहेड्रल होता है। क्लियर है? अब यहाँ पर ये जो आयन है अपने पास, OH नेगेटिव आयन है, ये यहाँ पर अटैक करेगा किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर, और यहां से ये बॉन्ड क्या होना स्टार्ट होगा, ब्रेक होना स्टार्ट होगा। यानी कि ये क्या अपने पास लिविंग ग्रुप, Br नेगेटिव हम क्या बोल देंगे, लिविंग ग्रुप, यानी कि ये इस मॉलिक्यूल से क्या होगा, बाहर, और यहाँ पर ये आके क्या करेगा, इसके साथ अटैक करेगा, बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है? और हमें पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ पर अगर ये बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या होगा, ब्रेक होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बैक साइड से अटैक कर रहा है, ये क्या कर रहा है, बैक साइड से अटैक कर रहा है, और ये इससे अपोजिट साइड से, यानी कि इस साइड से क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पर
क्या होगा, ये बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा, ये ब्रेक होना स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी। और इंटरमीडिएट स्टेट क्या होती है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका। तो यहाँ पर क्या होगा, इस टाइप से स्टेट एग्जिस्ट करेगी कि OH नेगेटिव और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा और कार्बन और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट क्लियर है। इंटरमीडिएट के बारे में मैंने आपको बता दिया था, यानी कि वो स्टेट जो रिएक्शन मिक्सर के अंदर कुछ टाइम के लिए स्टे करती है, जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, ये बॉन्ड फाइनली ब्रेक हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा और ये बॉन्ड फाइनली ब्रेक हो जाएगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा अपने पास, OH CH3 और Br नेगेटिव, यानी कि अपना फाइनल प्रोडक्ट बन गया। इसको हम CH3OH लिख सकते हैं, क्लियर है। और Br नेगेटिव बाहर, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप, क्लियर है, जो ग्रुप बाहर होता है प्रोडक्ट रिएक्टेंट से, क्लियर है। तो ये समझ में आ गया। तो इस ओरिएंटेशन को हम बोलते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन। क्या बोलते हैं, प्रॉपर ओरिएंटेशन, क्लियर है। एक सेकंड पाथ है जो रिएक्शन फॉलो कर सकती है, वो क्या है अपने पास, कि यहां पर अपने पास क्या है, CH ब्रोमोमीथेन और यहां पर OH नेगेटिव, यानी कि अब OH नेगेटिव इस साइड से अटैक करे, यानी कि जिस साइड से लिविंग ग्रुप को बाहर होना है उसी साइड से क्या अटैक कर रहा है अपने पास, OH नेगेटिव, यानी कि इनकमिंग ग्रुप भी इसी साइड से आ रहा है और लिविंग ग्रुप को भी इसी साइड से क्या होना, बाहर होना है। तो यहां पर इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन होगा। इसी रिपल्सन की वजह से ये OH नेगेटिव यहां पर कार्बन के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। और हमें पता है कोलिजन थ्योरी क्या करती है, जब दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तभी किसके अंदर कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट के अंदर। जब ये मॉलिक्यूल्स इसके साथ कोलाइड ही नहीं करेगा, स्ट्राइक ही नहीं करेगा, तो प्रोडक्ट के अंदर कैसे कन्वर्ट होगा, तो यहां पर प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, क्लियर है। इसलिए इस ओरिएंटेशन को हम क्या बोल देते हैं, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। क्या बोल देंगे, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, क्लियर है। तो समझ में आ गया प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या होता है, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या होता है। यानी कि दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं और जो दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, वहां पर एक क्या होनी चाहिए, एक फिक्स डायरेक्शन होनी चाहिए, एक फिक्स पाथ होना चाहिए अटैक करने का, तभी वो किसके अंदर कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे। अगर वहां पर इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तो वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगे, क्लियर है। और इस ओरिएंटेशन फैक्टर को डिनोट करने के लिए, यानी जिस चीज से हम डिनोट करते हैं उसको किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं, क्लियर है। तो यहां पर अपने पास अब फाइनली दोनों फैक्टर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा अपने पास, यानी कि रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा, उसको देखते हैं। तो यहां पर अपने पास A प्लस B रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, प्रोडक्ट, क्लियर है। तो यहां पर जो स्टेरिक फैक्टर है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। तो यहां पर रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कोलिजन थ्योरी के जो अपने पास एनर्जी फैक्टर है उसके अकॉर्डिंग ZAB इंटू E की पावर माइनस EA अपॉन RT, क्लियर। ये किसने कहा था, एनर्जी फैक्टर ने। बट इसके साथ साथ जो अपने पास मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं उनके पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। तो यहां पर जो फाइनली जो रेट कांस्टेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू P इंटू ZAB इंटू E की पावर माइनस E अपॉन RT, क्लियर। और इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेरिक फैक्टर। क्या बोलते हैं, P, जो स्टेरिक फैक्टर है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं, क्लियर, या ओरिएंटेशन फैक्टर, क्लियर है। अब ये स्टेरिक फैक्टर क्या होता है, ओरिएंटेशन फैक्टर क्या होता है, इसको मैंने आपको बता दिया है, क्लियर है। अब यहाँ पर जनरली ये आपसे कोई नहीं पूछता कि जो P की वैल्यू क्या होती है, क्लियर है। जनरली P की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है अगर गिवन होगी तो। अगर गिवन नहीं है तो वहां पर हम क्या काउंट करेंगे, P इक्वल टू 1, क्लियर। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, जस्ट मैं बता रहा हूँ, अगर माइंड में आता है कि P की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, क्लियर है। तो यहाँ पर स्टेरिक फैक्टर के लिए वैल्यू या तो गिवन होगी तो वहां पर क्या होगी, लेस देन 1, यानी कि हमेशा 1 से लेस होगी, या फिर अगर गिवन नहीं है इसका मतलब वहां पर P इक्वल टू क्या है, 1 है, क्लियर है। तो यहाँ पर जो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो दो फैक्टर है, एनर्जी फैक्टर क्या होता है, स्टेरिक फैक्टर क्या होता है, वो क्लियर हो गया। और कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, रेट कांस्टेंट क्या होता है वो समझ में आ गया। एनर्जी फैक्टर क्या होता है अपने पास, ZAB इंटू E की पावर माइनस E अपॉन RT, और स्टेरिक फैक्टर,
क्लियर है। तो ये है अपनी कोलिजन थ्योरी किसी भी रिएक्शन के लिए, क्लियर है। तो कोलिजन थ्योरी कंप्लीट, क्लियर है, यानी कि अपना जो केमिकल काइनेटिक्स का जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है, क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम स्टडी करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो क्या स्टडी करेंगे, किस चीज़ के बारे में, हम एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को हम 1 by 1 सोल्व करेंगे, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।